गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है हर्ष का प्रशासन और हेनसांग का यात्रा विवरण। इससे पहले के जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हर्षवर्धन के जो शासनकाल रहा किस तरह से रहा, उसकी दिग्विजय जो रही थी वो देखा, प्लस उसका मूल्यांकन हम लोगों ने किया। अब हम बात करते हैं हर्ष के प्रशासन की और हेनसांग का यात्रा विवरण, जो कि बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य है। हर्ष के जो विवरण का समय जो रहा है उसका विवरण हेनसांग के द्वारा जो दिया गया है उसको रूप में किस तरह से हर्ष का शासनकाल रहा वो भी हम लोग देखेंगे, प्लस प्रशासन हर्ष का किस तरीके से था वो हम इसमें देखेंगे। इसके साथ साथ हर्ष का जो धर्म था, ठीक है, और उसने पहले कौन से धर्म में था, बाद में किस धर्म में, बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया, प्लस उसका जो दान का जो काम था वो किस तरह से कहाँ पे कब किया उसने, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हम बात करते हैं अब हर्ष के प्रशासन के ऊपर। हर्ष एक आदर्श एवं प्रजापालक शासक था। हर्ष ने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को आधारभूत रूप में बनाए रखा और उसमें परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए। उसका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने प्रशासन की अवधारणा एवं दिशा को संपूर्णतः लोक केंद्रित बना दिया। सभी सम्राट के प्रशासन ने यह की अवधारणा एवं दिशा संपूर्ण लोक केंद्रित बना दिया। इस तथ्य को निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि हर्ष का संपूर्ण जीवन प्रजा के कल्याण में लगा हुआ था। इन्हीं आदर्शों के अनुरूप वह राज्य के कार्य संचालन में लगा हुआ था। उसके समस्त प्रशासकीय क्रियाकलाप इसी उद्देश्य की पूर्ति को केंद्र में रखकर चलते थे। अपने उच्च आदर्शों एवं के क्रियान्वयन के लिए हर्ष निरंतर सचेष्ट और क्रियाशील रहता था। हेनसांग के अनुसार हर्ष अपने प्रशासन में ईमानदार और न्यायप्रिय था। अपने कर्तव्यों के निर्वाह में वह अत्यंत नियमित और सख्त था। वह अपने समस्त आदर्शों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह भोजन और विश्राम तक की सुध भूल जाता था। वह आगे लिखता है कि राजा के दैनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से उसका दिन 3 भागों में बटा था। एक भाग में वह शासकीय कार्यकलाप की योजनाओं के निर्माण, संपादन और क्रियान्वयन में समय लगाता था। शेष 2 भागों में वह धार्मिक और नैतिक आदर्शों की पूर्ति के लिए कार्य करता था। वह इतना व्यस्त रहता था कि दिन उसके लिए छोटा पड़ता था। व्यक्तिगत रूप से राज्य और प्रशासन का ज्ञान हो सके, इसके लिए हर्ष स्वयं संपूर्ण राज्य का भ्रमण करता था। बरसात के महीनों को छोड़कर वह वर्ष भर अपने राज्यों में दौरा करता था और सब की व्यवस्था अपनी आंखों से देखा करता था। उसे अपने राज्य के भूगोल और शासन के आंतरिक ढांचे का पूरा ज्ञान था। केंद्रीय शासन अगर हम बात करें तो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी था। उसमें सभी अधिकार निहित थे। वह सभी बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता था। युद्ध के समय सैन्य संचालन एवं शांति काल के समय सैन्य संगठन का करता था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। आज्ञा पत्र तथा घोषणा पत्र वह ही जारी करता था तथा आय एवं व्यय की भी वह स्वयं ही देखरेख करता था। प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी राजा ही होता था। वह उसका निर्णय अंतिम होता था। हर्ष ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम आदि साम्राज्यवादी उपाधियां धारण की थी। केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों द्वारा होता था। प्रत्येक विभाग का नियंत्रण मंत्री के अधीन होता था। इस प्रकार शासन संचालन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। इसका उल्लेख हेनसांग एवं बान दोनों ने किया है। अब बात करते हैं हम लोग इस मंत्री परिषद की। हेनसांग के अनुसार हर्ष के उत्कर्ष काल में किसी न किसी स्वरूप की मंत्री परिषद की आवश्यक थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय उत्तराधिकार तथा गृहवर्मा की हत्या के उपरांत राज्य संचालन के प्रश्न मंत्रियों द्वारा निर्णित हुए थे। हेनसांग एक स्थान पर स्पष्ट लिखता है कि राज्य के ऊपर शासन एक मंत्रिमंडल का था। मंत्री को सचिव अथवा अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विक्रेता, अष्टपालाधिकृत,
जो कि सरकारी कागज पत्रों की देखभाल करने वाला और सेनापति प्रमुख थे। मीमांसक यानी न्यायाधीश, महाप्रतिहार कंचुकी या राजप्रसाद का रक्षक, भौगिक उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाला अधिकारी, कार्णिक यानी क्लर्क, दीर्घावर्ग यानी तीव्रगामी संदेशवाहक, लेखक और सेवक आदि अन्य अधिकारी थे। बात करें हम लोग उसके प्रांतीय शासन की। हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को भक्ति अथवा प्रदेश कहा जाता था। अहिच्छत्र, कौशांबी, श्रावस्ती, पुंड्रवर्धन उसके राज्य के कुछ प्रांत थे। प्रदेश अथवा भुक्ति विषय यानी जिलों में बटे हुए थे। प्रांतीय शासक उपरिक, महाराज, गोप्ता, भोगपति अथवा राष्ट्रप्रिय कहलाता था। दूरस्थ प्रांतों में हर्ष अपने विश्वसनीय सामंतों को भी नियुक्त करता था। मगध का माधवगुप्त इसी प्रकार का एक सामंत शासक था। अब बात करते हैं हम लोग उसमें ग्राम शासन। प्रांत में अनेक ग्राम होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष के समय नगर शासन के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन ग्राम शासन एवं अधिकारियों के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। ग्राम का मुखिया महतर या ग्रामिक कहलाता था। लेखों में जिन अधिकारियों के नाम मिलते हैं उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय है। शौल्किक यानी चुंगी वसूल करने वाला, गौलमिक यानी वन उपवन की देख रेख करने वाला, अग्रहारिक यानी ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों की देखभाल करने वाला, ध्रुवाधिकरण भूमिकर का अध्यक्ष, तलवटक ग्राम का लेखा जोखा रखने वाला, अक्सपटलिक कागज पत्रों की देखभाल करने वाला, कार्णिक लिपिक की तरह कार्य करने वाला आदि। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ग्राम शासन अच्छी तरह संगठित था। ग्राम स्वावलंबी थे और उनके स्वशासन में गैर सरकारी स्थानीय लोगों का भी काफ़ी सहयोग होता था। सैन्य संगठन। हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। अपने साम्राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा बाहरी शत्रुओं से सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल एवं संगठित सेना की आवश्यकता थी। हेनसांग ने लिखा है कि हर्ष ने अपनी गज सेना बढ़ाकर 60,000 तथा अश्व सेना बढ़ाकर 1 लाख कर दी थी। उसकी सेना में 6 लाख स्थायी सैनिक थे। हर्ष के काल तक आते आते रथ सेना का उपयोग समाप्त हो गया था, किंतु नौसेना का उल्लेख मिलता है। सेना के 3 प्रमुख अंग थे, पदाति पैदल, घुड़सवार और हस्ती सेना। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासंधि विग्रहाधिकृत होता था। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी बलाधिकृत, सेनापति, ब्रदश्वावर यानी अश्वसेना का अधिकारी, भटाशवपति, कटुक गज सेना का अधिकारी तथा पाती सैनिकों के निवास स्थान के निरीक्षक आदि अधिकारी होते थे। युद्ध में प्राय तलवार, ढाल, भाले, कवच, धनुषबाण आदि का प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं उनकी पुलिस व्यवस्था की। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग था। इसके भी कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे दंडपाशिक डंडा और रस्से रखने वाले, दंडिक केवल डंडा रखने वाले, चोरों उद्धरणिक चोरों का पता लगाने वाले इस विभाग के प्रमुख कर्मचारी थे। इन अधिकारियों के अतिरिक्त गुप्तचर भी होते थे जो छिपकर अपराधियों का पता लगाते थे। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था। हेनसांग ने लिखा है कि शासन काम ईमानदारी से होने के कारण अपराधों की संख्या बहुत कम है। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर आजीवन कैद की सजा दी जाती थी। सामाजिक अपराधों के लिए अंग भंग, देश निकाला और आर्थिक दंड दिया जाता था। फौजदारी के अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता था। जघन्य अपराधों के लिए कान, नाक, हाथ, पैर काटने आदि का प्रावधान था। अग्नि, जल, तराजू और विष द्वारा दिव्य परीक्षा की प्रथा का भी प्रचलन था। इस प्रकार हर्ष के समय कठोर दंड विधान प्रचलित था, फिर भी चोर डाकू का भय बना रहता था। अतः स्वयं हेनसांग उनका शिकार बना हुआ था। कुछ विशेष अवसरों पर कैदियों को कैद से मुक्त भी किया जाता था। अब बात करते हैं उसके आय व्यय के साधन। हर्षवर्धन के शासनकाल में जनता पर हल्के कर लगाए जाते थे। राज्य की मुख्य आय कृषि योग्य भूमि से प्राप्त राजस्व था, जो उत्पादन का 6ठा भाग होता था।
खनिज पदार्थों पर लगाए गए कर एवं व्यापारों से वसूली गई चुंगी से भी राज्य को पर्याप्त आय होती थी। न्यायालयों में अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने तथा न्यायालय शुल्क भी आय के साधन थे, लेकिन मुख्य रूप से राज्य को कृषि योग्य भूमि से प्राप्त राजस्व प्राप्त होता था। खेतों की सीमाएं निश्चित थी, राज्य की ओर से भूमि की नपाई की जाती थी तथा भूमि की सिंचाई का काम उत्तम प्रबंध था। राज्य के व्यय के विषय में हिंसांग ने लिखा है कि राजकोष के 4 भाग किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों तथा राज्य के कामों में खर्चा जाता था, दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था, तीसरा भाग से विद्वानों को पुरस्कार और सहायता दी जाती थी तथा चौथा भाग दान पुण्य में खर्च होता था। अब फिर है लोक कल्याण के कार्य। हर्षवर्धन उच्च कोटि का आदर्शवादी सम्राट था। वह अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। उसने राज्य में सड़कें बनवाई तथा सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। अनेक मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप बनवाए। शिक्षा को उसने विशेष प्रोत्साहन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विहारों का वह नियमित आर्थिक अनुदान देता था। हर्ष दान पुण्य में और धार्मिक कृत्यों में बड़ी धनराशि खर्च करता था। अब बात करते हैं हम लोग हर्ष का धर्म। बाण कथानुसार वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव था। बासाखेड़ा अभिलेख में राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन को परमादित्य भक्त यानी सूर्य भगवान का भक्त कहा गया है। हर्ष का पिता प्रभाकर वर्धन भी सूर्य भक्त था। सोनीपत अभिलेख में इसे आदित्य भक्त कहा है। वर्धन वंश में सर्वप्रथम हर्ष के भाई राज्यवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बासाखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में उसे परम सौगात यानी बौद्ध बताया गया है। इस प्रकार के पारिवारिक वातावरण में हर्ष सभी धर्मों के प्रति आकृष्ट हुआ। बासाखेड़ा लेख, नालंदा सील एवं सोनीपत सील में उसे परम माहेश्वर शिव का भक्त कहा गया है। बाण ने हर्ष द्वारा नील लोहित शिव की पूजा का उल्लेख किया है। हिंसांग के अनुसार हर्ष अंत तक सूर्य की उपासना भी करता रहा। प्रयाग सम्मेलन के अवसर पर वह महात्मा बुद्ध और भगवान शिव के साथ साथ भगवान सूर्य की भी पूजा करता था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे हर्ष बौद्ध धर्म की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होने लगा। इसके मुख्य रूप से 3 कारण बताए जा सकते हैं। पहला, अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का प्रभाव, जो वर्धन वंश में सर्वप्रथम बौद्ध अनुयायी बना। दूसरा, अपनी बहन राज्यश्री को विंध्य के जंगलों में खोजते समय हर्ष को एक बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र मिले, जो कुछ समय तक राजभवन में ठहरे तथा दोनों भाई बहन ने उनके उपदेश सुने। तीसरा, हिंसांग का सानिध्य। यह चीनी यात्री महायानी बौद्ध था। हर्ष की धार्मिक नीति सदैव उदार और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण रही। प्रयाग के सम्मेलन में भी उसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा की और बौद्धों के साथ साथ ब्राह्मणों और अन्य संप्रदाय के लोगों को भी दान वितरित किया। हर्ष की साहित्यिक अभिरुचि। हर्ष विद्वानों का सम्मान करता था एवं उनका आश्रय देता था। हिंसांग ने लिखा है कि हर्ष के राजकोष का एक भाग विद्वानों को पुरस्कार देने में खर्च करता था। बाणभट्ट उसका दरबारी लेखक था, जिसने 2 महान ग्रंथों की रचना की, हर्षचरित एवं कादम्बरी। स्वयं हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। संस्कृत साहित्य में इन नाटक ग्रंथों का विशेष स्थान है। स्वयं बाणभट्ट ने हर्ष को सुंदर काव्य रचना में प्रवीण बताया है। हर्ष की सभा में बाण के अतिरिक्त मयूर, हरिदत्त, जयसन, मतंग दिवाकर आदि प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते थे। हर्ष के समय में प्राचीन साहित्य और शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह से प्रचलित था और इस काल में भी काव्य, नाटक, आख्यायिका, कथा, दर्शन, धर्म विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि पर कई ग्रंथ लिखे गए। अब हम बात करते हैं कन्नौज सम्मेलन। कन्नौज का धार्मिक सम्मेलन हर्ष के शासनकाल की एक प्रमुख घटना थी। इसका उद्देश्य अनन्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन करके महायानी बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। हर्ष 643 ईस्वी में बंगाल में हिंसांग से मिला। उसने कन्नौज में एक सम्मेलन करने की योजना एवं उद्देश्य बताए। इस आयोजन में 18 देशों के राजा, 3000 भिक्षु, 3000 ब्राह्मण एवं निग्रंथ जैन और नालंदा के 1000 भिक्षु सम्मिलित हुए। एक जुलूस के बाद सम्मेलन का कार्य आरंभ हुआ। जुलूस में बुद्ध की 3 फीट ऊंची स्वर्ण प्रतिमा, जो सुंदरता से सजे हाथी पर प्रतिष्ठित थी, विशेष आकर्षण की वस्तु थी। उसके अनुचर के रूप में दाहिनी और चमड़धारी शक की वेशभूषा में स्वयं हर्ष थे। बाई और चमड़धारी ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्मा और इनके पीछे हिंसांग तथा कन्नौज के राज्य के मंत्रीगण हाथियों पर चल रहे थे।
उनके पीछे हाथियों पर सवार भिन्न भिन्न देशों के राजा, मंत्री एवं पुरोहित थे। मार्ग में सब सोने, चांदी एवं मणि मुद्राओं की बहुमूल्य वस्तुएं लुटाते हुए सभा भवन पहुँचे, जहाँ बुद्ध की प्रतिमा को सभा भवन में विशाल सिंहासन पर स्थापित किया गया। हर्ष ने पूजा की और एक बड़ा भोज दिया। इसके बाद सम्मेलन प्रारंभ हुआ। हेनसांग सम्मेलन का अध्यक्ष था। हेनसांग ने 5 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता पर भाषण दिया तथा उपस्थित जनों से वाद विवाद करने का आह्वान किया तथा चुनौती दी कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क विरुद्ध सिद्ध कर दे तो मैं अपने प्रतिद्वंदी के अनुरोध पर अपना शीश काटने को प्रस्तुत हूँ। हर्ष स्वयं महायान धर्म की विजय एवं हेनसांग की रक्षा के लिए चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य यानी हेनसांग को स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुंचाएगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा और जो कोई उनके विरुद्ध बात करेगा उसकी जीवा काट ली जाएगी। स्वतंत्रवाद विवाद पर इस घोषणा का विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे भयभीत होकर किसी ने भी हेनसांग की चुनौती को स्वीकार नहीं की। हंस के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने अन्य धर्मावलंबियों में बड़ा असंतोष फैला दिया और उन्होंने सभा भवन में आग लगवा दी तथा हर्ष की हत्या का भी प्रयत्न किया। 18 दिनों बाद सम्मेलन समाप्त हुआ। हेनसांग की विजय के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया। इसके पश्चात हेनसांग को महायान देव और मोक्ष देव के नामों से प्रसिद्धि मिली। अब बात करते हैं हम लोग प्रयाग सम्मेलन यानी महामोक्ष परिषद। कन्नौज के सम्मेलन के बाद हर्ष ने प्रयाग में एक मेले का आयोजन किया, जहां वह प्रति 5वें वर्ष संपत्ति दान के लिए जाता रहता था। इसे महामोक्ष परिषद कहते थे। ये हर्ष की 6ठी महामोक्ष परिषद थी, जिसे देखने के लिए हेनसांग को भी निमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर 5 लाख जनसमूह एकत्रित हुआ, जिसमें ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु तथा दरिद्र अनाथ लोग भी थे। यह समारोह 75 दिनों तक चला। समारोह का प्रारंभ जुलूस से हुआ और पहले 3 दिनों तक क्रमशः बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा की गई। समारोह का अंत 40 दिनों तक अनवरत चलने वाले दान हुआ, जिसमें बौद्धों, ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के भिक्षुओं को तथा दीन दुखियों को मुक्त हस्त दान दिया गया। इस दान यज्ञ में हर्ष ने अपना संपूर्ण कोष समाप्त कर डाला और अपने व्यक्तिगत रत्नों और वस्तुओं को भी दान कर दिया। उसने अपने व्यक्तिगत दानशीलता को इस सीमा तक पहुंचा दिया कि अंत में उसे पहनने के लिए अपनी बहन से कपड़ा लेना पड़ा। अब हम बात करते हैं हेनसांग की यात्रा विवरण। हेनसांग का जन्म 600 ईस्वी में चीन के चिनलियो नामक नगर में हुआ। इसके 3 भाई और थे। यह उनमें सबसे छोटा था। बड़े भाई के बौद्ध भिक्षु बन जाने का हेनसांग के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ा और वह भी बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ। इसी प्रक्रिया में वह भी 620 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु बन गया और 629 ईस्वी में वह भारत आया। हेनसांग की भारत यात्रा के 3 उद्देश्य थे। प्रथम, वह बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहता था। द्वितीय, वह बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थस्थलों का भ्रमण करना चाहता था तथा तृतीय, वह बौद्ध धर्म के साहित्य की पांडुलिपियों को चीन ले जाना चाहता था। हेनसांग तुर्फान, कुचा, ताशकंद, समरकंद, काबुल और पेशावर होता हुआ भारत आया। भारत में उसने मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कपिलवस्तु, कुशीनगर तथा बनारस की यात्रा की। इसके पश्चात वह प्रसिद्ध विद्या केंद्र नालंदा पहुंचा। यहाँ वह कई वर्षों तक रहा। 644 ईस्वी में वह हर्ष की प्रयाग सभा में सम्मिलित हुआ। तत्पश्चात स्वदेश लौट गया। जब वह अपने देश गया तब अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ तथा महात्मा बुद्ध के 150 अस्थि अवशेष ले गया। 645 ईस्वी में वह चीन पहुंचा। चीनी सम्राट हेनसांग से बहुत प्रभावित हुआ और उसी के कहने पर हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के विवरण को लिपिबद्ध किया। हेनसांग का यह यात्रा विवरण तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रामाणिक दस्तावेज है। राजनीतिक स्थिति। हेनसांग अपने विवरण में लिखता है कि यहाँ का राजा हर्षवर्धन है। यह वैश्य जाति का राजा है। उसने पंच भारत पर विजय प्राप्त की थी। उसके पास विशाल सैन्य शक्ति थी, जिनमें 1 लाख घुड़सवार सेना तथा 60,000 हस्ती सेना थी। राजा की दिनचर्या व्यस्त थी। यद्यपि वह शासन कार्य अनेक पदाधिकारियों की सहायता से संचालित करता था। राजा स्वयं राज्य के विभिन्न भागों के दौरे करके समस्याओं से रूबरू होता था तथा उनका निराकरण करता था।
हर्ष ने गंगा किनारे कई स्तूपों का निर्माण कराया था। उसने अपना राजकोष 4 भागों में विभक्त कर रखा था, जिसमें से प्रथम भाग धार्मिक कार्यों पर, द्वितीय भाग पदाधिकारियों के वेतन आदि पर, तृतीय भाग विद्वानों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने के लिए तथा चतुर्थ भाग दान पुण्य में खर्च किया जाता था। हिंसांग के अनुसार राजा हर्ष ने दिन का समय भी 3 भागों में विभक्त कर रखा था। एक भाग शासन संबंधी कार्य करने हेतु तथा शेष 2 भाग धार्मिक कार्यों में व्यतीत करने हेतु। स्पष्टतः राजा सदाचारी था तथा धार्मिक कार्यों में अधिक भाग लेता था। दंड व्यवस्था उदार थी, लेकिन कभी कभी अंगभंग की सजा भी दी जाती थी। राजद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास दिया जाता था तथा छोटे अपराधों के लिए आर्थिक दंड की व्यवस्था थी। प्रशासन का संचालन ईमानदारी से होता था, इसीलिए लोग आपस में सद्भावना के साथ रहते थे। प्रांतीय एवं ग्रामीण शासन में स्थानीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता था। इससे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भी स्थानीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता था। इससे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भी स्थानीय शासन का स्वरूप जनतंत्र प्रणाली की तरह निर्मित हो जाता था। ग्राम शासन के मुखिया मैत्र की सलाह से संचालित होता था। सामाजिक स्थिति। देश में 4 जातियाँ हैं और अनेक मिश्रित जातियाँ भी हैं। चारों जातियों में पहली जाति है ब्राह्मण। वे सदाचारी धर्मनिष्ठ लोग हैं। वे वेदों का अध्ययन करते हैं। उन्हें यज्ञ, पूजा एवं गूढ़ शास्त्रों का भी ज्ञान रहता है। वे अपनी शुद्धता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। वे सामान्यतः सफ़ेद श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दूसरी जाति क्षत्रिय है। ये वर्षों से शासन से जुड़े हुए हैं। क्षत्रिय जाति के लोग सबसे साहसी और वीर होते हैं। वीर पुरुषों में वे से सैनिक बनते हैं। सैनिक का व्यवसाय पैतृक होता है। शांति काल में वे राजप्रसाद के निकट रहते हैं तथा युद्ध के अवसर पर राज्य की रक्षा करते हुए चलते हैं। तीसरी जाति वैश्यों की है। इस जाति के लोग देश विदेश में व्यापार करते हैं। चौथी जाति शूद्रों की है। ये लोग सामान्यतः कृषि कर्म से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ के नगरों के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। सड़कें ठीक नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। सड़क के दोनों ओर मकान और दुकान है। बुचड़, मछुआ, चांडाल, मदारी एवं भंगी नगर के बाहरी भागों में रहते थे। साधारणतः सभी लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं और ऊपर तथा नीचे के वस्त्र बिना सिले होते हैं। ये रेशम, ऊन और सूत के बने होते हैं। लोग सिर्फ टोपी से ढकते हैं। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हिंसांग ने अपने विवरण में भारतीय लोगों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसने कहा है कि भारतवासी सत्यनिष्ठ एवं चरित्रवान हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते हैं तथा उनका व्यवहार मधुर एवं नम्र होता है। देश में अपराधों एवं अपराधियों की संख्या बहुत कम है। क्षत्रिय लोग अंगूर एवं गन्ने से तैयार की हुई मदिरा पीते हैं तथा वैश्य तेज मदिरा पीते हैं। ब्राह्मण मदिरा का सेवन नहीं करते। भोजन में रोटी, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, चीनी और सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता है। प्याज एवं लहसुन बहुत कम लोग खाते हैं और जो खाते हैं वे नगर के बाहरी भाग में रहते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति। इस समय हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है। कुछ मोरपंख धारण करते हैं, कुछ मुंडमाल द्वारा अपने को अलंकृत करते हैं और कुछ नंगे रहते हैं। कुछ शरीर को घास फूस से ढके रहते हैं, कुछ बालों को उखाड़ते हैं तथा मूँछों को मुंडवाते हैं, कुछ सिरों के बालों की जटा बनाते हैं, कुछ सिर पर वृत्ताकार चोटी रखते हैं। इसमें लगभग सभी हिंदू संप्रदाय दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में शैव धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। थानेश्वर के सभी घरों में शिव पूजा होती थी। स्वयं राजा हर्ष भी शिव की पूजा करते थे। भास्कर वर्मा तथा शशांक भी शैव थे। हिंसांग ने वाराणसी में शिव की 100 फीट ऊंची शिव की मूर्ति देखी थी। यह शैव धर्म का केंद्र था। उज्जैन में भी महाकाल का भव्य मंदिर था। शैव धर्म के कपालिक संप्रदाय के लोग गुफाओं में रहते थे, गले में हड्डियों की माला धारण करते थे तथा अनेक प्रकार की विचित्र क्रियाएं करते थे। शैव पूजा के साथ साथ शाक्त पूजा का भी प्रचलन था। ये शक्ति की देवी शिव की पत्नी की पूजा करते थे, जिसे चंडिका एवं दुर्गा कहा जाता था। शक्ति की पूजा अर्चना में बलि भी दी जाती थी। हर्षकालीन भारत में विष्णु की पूजा का भी प्रचलन था। श्री कृष्ण की पूजा की भी प्रतिष्ठा थी। हिंसांग ने लिखा है कि हर्ष अंत समय तक महात्मा बुद्ध, भगवान शिव और भगवान सूर्य की पूजा करता रहा था। मूल स्थान के सूर्य मंदिर में हर्ष सूर्य भगवान की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करता है। हर्ष का काल बौद्ध धर्म के लिए अवनति काल था। हिंसांग लिखता है कि जो स्थान इससे पूर्व बौद्ध धर्म से संबंधित था वह उजड़ा हुआ पाया गया। हिंसांग ने कपिल वस्तु, वैशाली,
कुशीनगर, पाटलिपुत्र आदि के प्राचीन विहारों की दयनीय स्थिति का जिक्र किया है। इस समय बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय हैं। इनमें महायान का प्रभाव अधिक है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी महायानी का प्रभाव अधिक है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी महायानी दर्शन की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था। इस अवनत अवस्था में हिनसांग ने 5000 बौद्ध विहारों को देखा था। इनमें नगरधन का विहार, कान्यकुब्ज का भद्र विहार, गया का महाबोधि विहार, वैशाली का श्वेतपुर विहार विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। हिनसांग ने बाल उखाड़ने वाले जिस संप्रदाय का उल्लेख किया है संभवतः वह जैन भिक्षु थे। उसने श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों की प्रशंसा की है। लिखा है कि ये लोग दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं। सामान्य जन के लिए दान पुण्य का अधिक महत्व दिखाई देता है। गंगा में स्नान करने से पापों की समाप्ति हो जाती है तथा प्रयाग के संगम स्थल पर स्नान का तो और भी अधिक महत्व बताया गया है। आर्थिक स्थिति। हिनसांग हर्षकालीन भारत की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट था। उसने लिखा है कि स्वर्ण एवं रजत निर्मित सिक्कों का प्रचलन था, लेकिन सामान्य जन लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। कृषि में उत्पादन खूब होता था। कश्मीर एवं जालंधर में फलों का उत्पादन बहुतायत से होता था। थानेश्वर में कई सौ देव मंदिर थे तथा वहाँ के निवासी धनी एवं विलासी थे। कन्नौज नगर और अधिक समृद्ध था। यहाँ के निवासी चमकीले एवं बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे तथा ऊंची ऊंची मीनारों से युक्त भवनों में निवास करते थे। नगर में अनेक उद्यान एवं तालाब थे। यहाँ के निवासी सदाचारी एवं विनम्र हैं। दूर दूर तक धर्म चर्चा करने जाते हैं। इसी प्रकार हिनसांग ने अयोध्या एवं प्रयाग की भूमि, नगर एवं वहाँ के नगर वासियों की प्रशंसा की है। इस काल में कुछ नगर प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए तो कुछ अपना अतीत का गौरव समाप्त करते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे कान्यकुब्ज की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी तथा पाटलिपुत्र अब अपना वैभव धीरे धीरे खोता जा रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि हिनसांग ने भी अपनी यात्रा विवरण के द्वारा भारत की उस समय की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए और तत्कालीन इतिहास को जानने के लिए हिनसांग का जो यात्रा विवरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।